ठीक है ना, आप समझ गए। नेक्स्ट है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है ये, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है जी, एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो बेसिक जो आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें 4 कानून आते हैं। उसके अलावा सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जो एक्ट की बात, जो ठीक है, जो एक्ट की बात करते हैं, जो कानून बनाए हैं पार्लियामेंट ने सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहला है सेबी एक्ट। ठीक है, ये क्या है, सेबी आपको पता ही है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी को काहे को लाया गया, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, ये मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि जैसे मनी मार्केट है, ठीक है, उसे कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है बेटा, आरबीआई। ठीक है, उसी तरीके से क्या है कि जो सिक्योरिटीज मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट है, उसे कौन रेगुलेट करता है, सेबी। ठीक है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसे रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके लिए कानून क्या है, सेबी एक्ट 1992, 1992। ठीक है, अगर हम सेबी की बात करें यहाँ, ठीक है, तो सेबी लाया किस लिए गया था, एक तो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मार्केट में जो आप जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जहां पे भी सेबी को लगता है जांच करने के बाद, ठीक है, जांच करने से पहले लगा लीजिए, अगर सेबी को लगता है कि हाँ जी कोई कंपनी या कंपनी के प्रमोटर्स कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटीज लॉज हैं, जो सेबी के द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस हैं, या सीजी के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, या जो सिक्योरिटीज लॉ हैं, एक्ट है जो सेबी एक्ट वगैरह, उसकी वायलेशन कर रहे हैं, तो सेबी वहाँ जांच कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है। और जहाँ इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि हाँ जी ये तो गलत है, भी दोषी हैं, तो उनके खिलाफ फिर आगे की कार्रवाई, पेनल्टी है, प्रोसिक्यूशन, सब कुछ। ठीक है, तो एक तो इनका मकसद था, इन्वेस्टर, इनका जो मकसद है सेबी को बनाने का, एक तो इन्वेस्टर के सिक्योरिटीज मार्केट में इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हो गया। दूसरा, सिक्योरिटीज मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना, ठीक है, डेवलप करना, ठीक है, जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना। देखो डेवलपमेंट कैसे प्रमोट होगी, जो वर्ल्ड वाइड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है सिक्योरिटीज मार्केट में, उसको अडॉप्ट करना हो गया, सिक्योरिटीज मार्केट को ट्रांसपेरेंट बनाना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि सिक्योरिटीज मार्केट डेवलप होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है सिक्योरिटीज मार्केट में, वो होती है निवेशकों के हितों को बचाना। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे यूट्यूब पे बड़े लगे होते हैं एडवाइजर्स है, क्या जी ये शेयर खरीदे, वो शेयर खरीदे, तो फिनफ्लुएंसर भी बोल देते हैं, फिनफ्लुएंसर, जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे भी बिल्कुल कार्रवाई कर रहा है उनके खिलाफ। जैसे मैं, मान लीजिए मेरे पास कोई सेबी का रिसर्च सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, कि मैं एडवाइस नहीं कर सकता, तो मैं मार्केट में एडवाइस करता फिर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में। कैसे, यूट्यूब पे कि हाँ जी ये शेयर 10 रुपये का, जी 10 लाख रुपए का जाएगा, 1000 रुपये का हो जाएगा, तो लोग लगा लेते हैं, उनका पैसा डूब जाता है और मेरे कुछ गया नहीं। ठीक है, तो मैंने खुद खरीद लिए, जब बढ़ गए तो मैंने बेच के निकल गया। तो ऐसा यानी कि सेबी क्या है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करता है। ठीक है, रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, ये कैसे करेगा, रेगुलेशन बना के। जैसे हम आपके सिलेबस का ही पार्ट है, जैसे सेबी टेक ओवर कोड है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस हैं, ठीक है, एआईएफ रेगुलेशंस हैं, ठीक है, और सीआईएस रेगुलेशंस हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशंस हैं, म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस हैं। तो बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए हैं, ठीक है, इस सिक्योरिटी मार्केट के रिगार्डिंग। ठीक है, ब्रोकर्स के ऊपर अलग से रेगुलेशंस हैं, म्यूचुअल फंड के अलग से रेगुलेशंस हैं, अंडर के अलग से रेगुलेशंस हैं, मर्चेंट बैंकर के अलग से रेगुलेशंस हैं। तो सिक्योरिटीज मार्केट में जो जो इंटरमीडिएरीज हैं, ठीक है, और इशू लाने का क्या प्रोसीजर है, सबके रिगार्डिंग रेगुलेशन बनाए हुए हैं सिक्योरिटीज मार्केट में सेबी ने। तो सेबी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या करता है, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है, किस तरीके से, रेगुलेशंस बना के। उससे क्या करना है सेबी को, एक तो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और जो मार्केट में जो डेवलपमेंट है वो लेके आनी है, सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करना है। ठीक है, उसमें प्रमोट करना है पूरा इसको। ठीक है, इस रेगुलेटरी जुरिडिक्शन एक्सटेंड ओवर कॉर्पोरेट्स इन द इशुएंस ऑफ कैपिटल। देखो, जब तक कोई कंपनी सिक्योरिटीज इशू नहीं करती, सेबी के लॉ के दायरे में नहीं आती, तब तक सेबी किसी को हाथ नहीं लगाता। मान लीजिए कोई कंपनी अनलिस्टेड है, ना उसने कोई शेयर लिस्ट की है, ना प्रपोज टू बी लिस्टेड है, कुछ नहीं है,
तो सेबी विल नॉट टच दैट कंपनीज। सेबी किन कंपनीज को हाथ डालता है? जो कंपनीज क्या हैं, सिक्योरिटी मार्केट में इशू लेके आती हैं, ठीक है, लिस्ट होती हैं, जब इशू लेके आ रही हैं, सिक्योरिटीज लॉ की वायलेशन कर रही है, तो सेबी वहाँ पे देखेगा। इट्स रेगुलेटरी जुरिडिक्शन एक्सटेंड ओवर कॉर्पोरेट्स in the issuance of capital and transfer of securities, in addition to all intermediaries and persons associated with the securities market। यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट में जो इश्यूज लेके आ रही है कंपनी, जैसे कि सिक्योरिटीज मार्केट है, इसमें आईपीओ लेके आ रही हैं, एफपीओ लेके आ रही हैं, जो कंपनी इशू लेके आ रही हैं, प्लस उसके बीच में मैंने बताया कि जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर वगैरह, ठीक है, इन सबको रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टर्स भी होते हैं, जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, इन सबको क्या है कि पूरा रेगुलेट करेगा सेबी, ठीक है। इट कैन कंडक्ट इंक्वायरीज, ऑडिट, इंस्पेक्शन ऑफ ऑल कंसर्न्ड, adjudicate offences। इट हैज पावर टू रजिस्टर एंड रेगुलेट ऑल मार्केट इंटरमीडिएरीज एंड ऑल्सो टू पेनलाइज देम, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, सेबी एक्ट है 1982 हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो सेबी के पास पावर है, रेगुलेशंस बनाने की पावर है, ठीक है। और सेबी जो है जांच कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, जहाँ पे वायलेशन पाई जाती है पेनल्टीज इंपोज कर सकता है सेबी। सेबी के पास फुल ऑटोनॉमी है, अथॉरिटी है सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के और उसके जो ऑर्डरली कंडक्ट है, ठीक है, उसको प्रमोट करने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सकरा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। अब ये क्यों लाया गया? इसका मेन मकसद था, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, वहीं पे सिक्योरिटीज डील होती हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, वायलेशन होती है डी रिकॉग्नाइज करना, ये किसके पास पावर है? सेबी के पास है, अंडर सकरा। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन जो है वो सिक्योरिटीज में डीलिंग जो होती है, सिक्योरिटीज में जो डीलिंग है उसको रेगुलेट करता है। किस प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज में डीलिंग होगी, उसको कौन रेगुलेट करेगा? सेबी करेगा। पावर किस एक्ट के जरिए दी गई है? सकरा के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है कि सिक्योरिटीज में डीलिंग किस प्रकार से होंगी, किस प्रकार से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसके जरिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के जरिए क्या होती है, सिक्योरिटीज में सेटलमेंट की जाती है, ठीक है। तो जो यानी कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया, उसको रेगुलेट करना, स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करना, डी रिकॉग्नाइज करना, सिक्योरिटीज में जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे किस प्रकार से होंगे, सिक्योरिटीज किस प्रकार से लिस्ट होंगी, ये सब बातें किसमें की गई हैं? सकरा में, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। कंपनी एक तो अलग हो गया, आपके ग्रुप 1 में हो गया। ग्रुप 2 में क्या है कि आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको सकरा पढ़ने को मिलेगा, सेबी एक्ट आपके सिलेबस में है, ठीक है, डिपोजिटरी एक्ट आपके सिलेबस में है, मतलब चारों एक्ट आपको पढ़ा देंगे अच्छे से, ठीक है। तो पर्पस ऑफ द एक्ट सकरा 1956 एम्स टू एक्सरसाइज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग। तो जो सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के जो वेरियस एस्पेक्ट्स है, सकरा उसको क्या है कि उस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, जो डीलिंग है सिक्योरिटीज में, जो ट्रेडिंग होती है, उसको रेगुलेट करता है कौन? सकरा, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में जो भी ऑपरेशन है, स्टॉक मार्केट में जो भी डीलिंग है, ठीक है, खरीद फरोख्त है शेयर्स में, तो उसमें कोई अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन ना हो सके, उसको रेगुलेट करता है सकरा का कानून, ठीक है। रेगुलेटरी जुरिडिक्शन, इट ग्रांट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी टू द सीजी एंड सेबी, ठीक है, ओवर द 3 की एरियाज। तो मेन जो पावर दी गई है सकरा के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेबी को, क्या क्या है? एक, स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करना, सुपरवाइज करना, ठीक है, ये पावर किसके पास होती है? ठीक है, सीजी के पास, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस थ्रू रिकॉग्निशन एंड सुपरविजन, कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज कैसे रेगुलेट होंगे, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंजेस मस्ट कंप्लाई विद द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। बिल्कुल, देखो अगर क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज किया गया, तो स्टॉक एक्सचेंज जो होती है रिकॉग्नाइज, वो सब्जेक्ट टू सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कल को उन टर्म्स एंड कंडीशन में वायलेशन होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज की रिकॉग्निशन खत्म की जा सकती है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। लिस्टिंग, स्टॉक एक्सचेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर ऑन लिस्टिंग रेगुलेशंस प्रोवाइडेड दे अडहर टू मिनिमम लिस्टिंग क्राइटेरिया आउटलाइन इन द रूल्स, ठीक है। तो कहते हैं कि देखो कोई भी, जैसे इसके लिए सिलेबस में हमारे सेबी एलओडीआर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस। तो सेबी के अपने लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, यानी कि हर एक स्टॉक एक्सचेंज
कहते हैं कि देखो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सेबी ये एलओडीआर बना सकती है, ठीक है, उसने बनाए भी हुए हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। उसके बाद बात ये आती है कि जो भी कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, उसके लिए इसको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट करना पड़ेगा। कंपनी लिस्ट हो रही है उसके लिए ये कंडीशंस हैं, लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करना होता है। तो हर एक स्टॉक एक्सचेंज अपने हिसाब से क्या है कि वो जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है ड्राफ्ट कर सकती है, ठीक है, विद इन द फ्रेमवर्क गिवन अंडर द सकरा, ठीक है, एंड सेबी एलओडीआर। नेक्स्ट, ये हमारे सिलेबस में मैंने बताया डिपोजिटरीज का क्या काम है। देखो डिपोजिटरीज का बहुत बड़ा रोल है। जितनी भी यहाँ पे ऑनलाइन सेटलमेंट सिक्योरिटीज की होती हैं वो किसके जरिए होती हैं, डिपोजिटरीज के जरिए, ठीक है। ये डिपोजिटरी में बहुत डिटेल में है, मैं यहाँ पे आपको हल्का सा समझाऊंगा, बहुत डिटेल में है आगे जाके, ठीक है। ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी है ना, सिक्योरिटीज जब इशू करती है, जो हमें लिस्ट करवानी है, ठीक है, कंपनी जब सिक्योरिटीज इशू करती है तो वो, ठीक है, पब्लिक को इशू कर रही है, जनता को इशू कर रही है, आप जैसे मेरे जैसे लोगों को इशू कर रही है, पर वो कंपनी जो है उसकी बुक्स में जो रजिस्टर्ड ओनर होता है, पता है कौन होता है, डिपोजिटरी। पैसा हमारा लगा है, बट कंपनी की किताबों में मालिक कौन होता है, डिपॉजिटरी। यानी डिपॉजिटरी क्या है, रजिस्टर्ड ऑनर है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ये क्या है, रजिस्टर्ड ऑनर इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तो डिपॉजिटरी जो है ये रजिस्टर्ड ऑनर है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब सर पैसा हमारा लगा है, मालिक डिपॉजिटरी है, हाउ इट पॉसिबल, यस। अब डिपॉजिटरी की बुक्स में जो मालिक होता है वो हम होते हैं, ठीक है। तो हम कौन है बेटा, इन्वेस्टर्स, एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं आप जैसे मेरे जैसे, ठीक है। ये कौन है, वो बोलते हैं बेनिफिशियल ऑनर्स, बेनिफिशियल ऑनर्स इन द बुक्स ऑफ डिपॉजिटरी। यानी शेयर्स इशू किए कंपनी ने, बोला कि मालिक कौन है, कंपनी, ठीक है। यानी क्या है, रजिस्टर्ड ऑनर, ये केवल रजिस्टर्ड ऑनर है, बट पैसा तो हमारा लगा है। तो असली बेनिफिशियरी कौन होंगे, हम, ठीक है। तो हम कौन है, बेनिफिशियल ऑनर्स इन द बुक्स ऑफ डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी कौन है, जैसे देश में दो ही हैं इस समय, ठीक है, एक एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम है हमारे देश में, इस समय दो हैं, एक एनएसडीएल, एक क्या है, सीडीएसएल। एनएसडीएल क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और सीडीएसएल क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये कौन है बेटा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। तो देश में दो ही हैं। अब कंपनी जब इशू होती है, शेयर्स इशू करती है, तो उनकी मर्जी होती है कि किस डिपॉजिटरी पे वो लिस्ट करवाना चाहती हैं, यूजुअली दोनों भी करवाती हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यानी कि कंपनी कल को डिविडेंड डिक्लेयर करती है अगर, तो कंपनी कल को डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो कंपनी डिविडेंड किसको देगी, डिपॉजिटरी को, क्योंकि कंपनी के पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है किसके पास शेयर्स हैं, ठीक है। तो कंपनी शेयर्स दे देगी किसको, डिपॉजिटरी को। जो भी डिविडेंड है, बोनस शेयर्स किसको दे देगी, डिपॉजिटरी को। अब डिपॉजिटरी के पास रिकॉर्ड है एक्चुअल इन्वेस्टर्स का, ठीक है। तो डिपॉजिटरी क्या करता है कि वही डिविडेंड को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एक्चुअल इन्वेस्टर को। मान लो मेरे पास 10 शेयर हैं, तो कंपनी ने डिविडेंड दिया 2 रुपये पर शेयर, तो 10 दूना 20, 20 रुपये मेरे खाते में आ जाएंगे। आपके पास 50 शेयर्स हैं, डिविडेंड कितना, 2 पर शेयर, तो आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा, तो कहने का भाव क्या है कि कंपनी के बुक्स में मालिक है डिपॉजिटरी, कंपनी की बुक्स में मालिक कौन है, डिपॉजिटरी, और डिपॉजिटरी की बुक्स में मालिक हमें, जिसका पैसा लगा है, एक्चुअल इन्वेस्टर, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ, बेनिफिशियल ऑनर इन द बुक्स ऑफ डिपॉजिटरी, ठीक है। चलिए, ये भी क्लियर हुआ, आपको थोड़ा आइडिया लग गया। तो डिपॉजिटरी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज मार्केट में, जहाँ पे सिक्योरिटीज क्या है, लिस्ट की जा सकती हैं ओवर द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो जितनी भी ये सेटलमेंट होती है, जितने भी शेयर्स में सेटलमेंट होती है, ठीक है, वो डिपॉजिटरी के प्लेटफॉर्म पे है। सेटलमेंट जो है फाइनल करता तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, ठीक है, बट जो लिस्टिंग होती है वो एनएसडीएल या सीडीएसएल के प्लेटफॉर्म पे ही होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो क्या है कि सिक्योरिटीज को फ्रीली ट्रांसफरेबल बनाना, क्योंकि जब ये हम कहते हैं इंटरनेट पे डील कर सकते हैं। अब ये सारा रिकॉर्ड है किसके पास है, डिपॉजिटरी के पास है, ठीक है।
सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस। डीमेटेरियलाइजेशन द सिक्योरिटीज इन द डिपॉजिटरी फॉर्म, जो बता रहा हूँ मैं आपको, सिक्योरिटीज जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डीमेट फॉर्म में है, वो डील होती हैं ओवर द स्टॉक चेन थ्रू डिपॉजिटरी। ठीक है, तो यानी कि जैसे आपके पास ऑप्शन होती है कि आप सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में रखो, ठीक है, या आप फिर क्या है डीमेट फॉर्म में रखो। जब सिक्योरिटीज डीमेट फॉर्म में होती हैं फिर तो ओवर द इंटरनेट आप सेकेंड्स में आप सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी करो। फिजिकल फॉर्म में मान लीजिए मैंने सिक्योरिटीज खरीद ली, ठीक है, मान लो मेरे पास है फिजिकल फॉर्म में, मुझे आपको बेचनी है, तो फिर तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। आपके बीच मेरे में एग्रीमेंट होगा, रिटर्न एग्रीमेंट होगा, ठीक है, वो एग्रीमेंट की कॉपी और मेरे पास जो शेयर सर्टिफिकेट है मेरे नाम पे कंपनी को दिए जाएंगे, कंपनी मेरा नाम हटाएगी, ठीक है, आपका चढ़ाएगी। और अब तो सीधा कहते हैं कि ठीक है, आपको ऑफर दे दी गई है, अब तो कहते हैं कि आपने फिजिकल फॉर्म में रखने हैं, ठीक है, आप फिजिकल फॉर्म में रख लो, बट कल को आपको बेचनी है तो पहले डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करवाओ, फिर आप बेचोगे। यानी कि बंदे की ऐसी तैसी कर दो, बंदा फिजिकल फॉर्म में जाए ना। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में रखना चाहते हो आप सिक्योरिटीज, यू मे डू दैट, ठीक है, बट वेन एवर यू वॉन्ट टू सेल लेटर ऑन, तो आपको पहले वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवानी पड़ेगी, ठीक है, डीमेट फॉर्म में, उसके बाद ही आप क्या है बेच सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोवाइडिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑनरशिप रिकॉर्ड्स एंड बुक एंट्री फॉर्म। बुक एंट्री फॉर्म क्या है कि सीधा आपके कंप्यूटर सिस्टम में सारा रिकॉर्ड है, क्लाउड बेसिस पे रिकॉर्ड है, जस्ट एंट्री बजती है, एंटर करते हैं कि मैंने बेच दिया तो चलो मेरा नाम हटा, आपका आ गया, ऐसे। मतलब बुक एंट्री फॉर्म क्या है कि वन टू वन सेटलमेंट सिस्टम है, एंड टू एंड जो ट्रांजेक्शन है वो सारी क्या हो जाती हैं कंप्यूटर से में हो जाती हैं। ठीक है, बुक एंट्री फॉर्म का फायदा क्या है, एंड टू एंड ट्रांजेक्शन होती हैं, यानी किसी के पास नहीं जाना, सब इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, एंड टू एंड सेटलमेंट कह सकते हैं आप। इधर से बेचने वाला, उधर से खरीदने वाला, सब सेटलमेंट, आपके खाते से पैसे जिसने खरीदे हैं, ठीक है, उसके खाते में सिक्योरिटीज आना, और सेलर के खाते में सिक्योरिटीज निकलना, फिर बायर के खाते में से डेबिट होना अकाउंट में, और उसके बाद जाना, तो ऐसे। ठीक है, चलिए, तो डिपॉजिटरी का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो सिक्योरिटीज को फ्रीली ट्रांसफरेबल बनाना, और डीमेटेरियलाइजेशन को, ठीक है, अलाउ करना, और ऑनरशिप जो रिकॉर्ड है मैंने बताया है कि जो बेनिफिशियल ऑनरशिप है, ठीक है, जो ये ऑनरशिप रिकॉर्ड है किस चीज़ का है, ये बेनिफिशियल ऑनर का है। जो बेनिफिशियल ऑनर्स का मैंने बताया था आपको रिकॉर्ड है, वो कौन मेंटेन करता है, ठीक है, डिपॉजिटरी। आप जैसे मेरे जैसे जितने भी लाखों करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, सबका रिकॉर्ड किसके पास है, डिपॉजिटरी के पास है। ठीक है ना। अब की प्रोविजंस क्या है इसमें, तो जो हमने बात की वही तीन बातें, ठीक है। एक तो फ्री ट्रांसफरेबिलिटी को फैसिलिटेट करता है, सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक कंपनीज मेड फ्रीली ट्रांसफरेबल, वही बात दोबारा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट फिजिकल मूवमेंट, जो बताया कि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज हैं वो डीमेट फॉर्म में, डीमेटेरियलाइज फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज डील हो जाते हैं, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं सिक्योरिटीज की होती, कोई ट्रांसफर डिटेक्ट नहीं लगानी, कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सीधा एंड टू एंड ट्रांजेक्शन। डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाई कंपनी रिस्ट्रिक्टेड। पहले क्या था कि कंपनी जिसको मर्जी कर रही है कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है अब, सीधा है कि इन्वेस्टर की मर्जी, जैसे मर्जी ट्रांसफर करे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया मैंने, कोई ट्रांसफर डेट नहीं चाहिए, कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नहीं है, सब एंटर हमारा सिस्टम में। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन क्या है, सारी डिपॉजिटरी अपने आप सेटलमेंट करवा लेता है, एंड टू एंड सारी सेटलमेंट है। कंपनीज एक्ट आपको पता ही है, कंपनीज एक्ट का मेन मकसद क्या है, देखो, एक तो कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन होगी, कंपनीज बनेगी, ठीक है, उसकी जो मैनेजमेंट होगी उसका हिसाब से कैसे होगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन आपको पता ही है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर है सारा, आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन होती है, सेक्शन 7 कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट, सब याद होगा आपको। मैनेजमेंट में क्या होता है कि कंपनीज की जो क्या बोलते हैं मीटिंग्स कैसे प्लेस होंगी, ठीक है, एजीएम कैसे होगी, ईजीएम कैसे होगी, वो सब प्रोसीजर आपको याद होगा, सेक्शन 96 से लेके 122 तक का। फिर कंपनी की मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है, फिर 149 से 205 आपको याद होगा, बोर्ड में इतने लोग होंगे, ठीक है, इतनी मीटिंग्स होंगी, ये सब, ठीक है, और कंपनी के वाइंडिंग अप के रिगार्डिंग भी है। तो यानी कि कंपनी बनने से लेके बंद होने तक का पूरा जो तामझाम है वो सारा किस में है, कंपनीज लॉ में है। ठीक है, कंपनी मैनेज कैसे होगी, इशू कैसे लेके आएगी, सब बातें, ठीक है, आपको याद होगा कि अपना प्रोस्पेक्टस चैप्टर की कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने हैं इशू लाने से पहले। ठीक है, आस्पेक्ट्स कवर्ड बाय कंपनीज एक्ट, तो कहते हैं कि एक तो देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये कौन स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेंथन करना, अभी मीटिंग्स करनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है क्या है,
कि कंपनी की जैसे मैनेजमेंट होगी, बोर्ड का कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए, इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक वीमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, इतनी मीटिंग्स होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, मतलब दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, उसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करता है कंपनीज एक्ट। डीलिंग विद इशू अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, सब पता है आपको। ठीक है, सिक्योरिटी इशू करने, जैसे आपको पता होगा बोनस शेयर इशू करने 63 सेक्शन, राइट इशू करना है 62, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 62, ईसॉप 62, प्राइवेट प्लेसमेंट 42। ठीक है, सब याद है आपको। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन है सेक्शन 52, डिवेंचर्स जो सॉरी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते 53, इक्विटी शेयर इशू करने 54। तो सारा क्या है कि जो इशू का है, अलॉटमेंट का है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज है 56 57 वगैरह, वो सब क्या है कि सब किसमें है, कंपनी लॉ में ही है। ठीक है, तो कंपनी मैनेजमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स को एड्रेस करता है ये। ठीक है, पब्लिक कैपिटल इश्यूज में क्या डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए उसके बारे में। ट्रांसपेरेंसी इन कंपनी मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट्स, रिक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर लिस्टेड कंपनीज अंडर द सेम मैनेजमेंट, जैसे इसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होगी। ठीक है, रेगुलेटरी मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, जो मैनेजमेंट की परसेप्शन क्या है अबाउट रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, वो सब। अंडर राइटिंग, जिसे सेक्शन 39 आपको याद होगा। ठीक है, रेगुलेटिंग द यूज ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट ऑन इशू। प्रीमियम का देखो, प्रीमियम आपको पता ही है कि जैसे सेक्शन 52 है, डिस्काउंट की रिगार्डिंग 53 है। ठीक है, राइट इशू, बोनस इशू, राइट इशू किस में आएगा 62 में, बोनस 63 में आ गया, आपको याद होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड याद होगा 123 से लेकर 127 सारे, यानी कि आपको सब याद है, कंपनियों में पढ़ा ही है हमने। तो यानी कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हो गई। ठीक है, कंपनी की मैनेजमेंट होगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन करना हो गया, इशू लेके आना हो गया। ठीक है, फिर राइट इशू है, बोनस इशू है। ठीक है, ये अंडर राइटिंग है, सब किस में है, कंपनियों में है। जैसे आपको याद होगा, अब अंडर राइटिंग कमीशन होती है, आपको याद होगा। ठीक है, शेयर्स की किस में कितनी पे कर सकते हैं, 5% ऑफ इशू प्राइस, या जितना मेंशन किया हुआ है किसमें, आर्टिकल्स में, विच एवर इज लेस। ठीक है, आपको याद होगा। और जो डिबेंचर्स में कितना 2.5% ऑफ इशू प्राइस, या जितना मेंशन किया है किसमें, ठीक है, आर्टिकल्स में, विच एवर इज लेस। तो सब बातें कहाँ पे हैं, कंपनियों में तो हैं। ठीक है, मैंडेटिंग द सप्लाई ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब एनुअल, जैसे एनुअल रिटर्न जाती है 92 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानी है 129 में। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या क्या आ गया हमारा, एक सेबी एक्ट आ गया। ठीक है, डिपोजिटरी एक्ट आ गया, सकरा आ गया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आ गया, और कंपनीज एक्ट आ गया। तो ये चार क्या है हमारे, एक बेसिक सिक्योरिटीज एक्ट हैं जो क्या है कि सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर रेगुलेटर्स इन द कैपिटल मार्केट। अरे भैया क्या बात करते हो, अगर रेगुलेटर्स ही मार्केट में नहीं होंगे तो सब अफरा तफरी हो जाएगी। मान लीजिए सड़कों से अगर ट्रैफिक पुलिस को हटा दिया जाए तो क्या होता है, जैसे इंसान ही जानवर बन जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि कोई लेफ्ट नहीं, कोई राइट नहीं, सब बीच में घुसना शुरू कर देते हैं, दिखते खड़ा है। हम भी क्या करते हैं, जैसे मैं हूँ, आप हूँ, क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रैफिक लाइट होती है, रेड लाइट होगी है, हम रेड लाइट तो देखते ही नहीं, हम ये पुलिस वाला खड़ा है कि नहीं खड़ा, ये पुलिस वाला खड़ा है, फिर रेड लाइट देखते हैं। पहले हम रेड लाइट नहीं देखते, रेड लाइट है ग्रीन लाइट ये तो बाद में देखते हैं, पहले तो देखते पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला खड़ा है कि नहीं खड़ा। ठीक है, ट्रैफिक वाला खड़ा है, फिर देखते हैं हाँ रेड लाइट है, रुक जाओ। फिर रेड लाइट के बाद, ग्रीन लाइट होने के बाद भी 2 सेकंड बाद चलते हैं, या नहीं खड़ा फिर चलने दें, जय माता दी। ठीक है, फिर ऐसा है, फिर हम माता के सहारे हो जाते हैं कि देखी जाएगी, चलो। यानी कि तो इसलिए क्या है कि रेगुलेट करना जरूरी हो जाता है, इसलिए जगह जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है। ऐसे ही है, मार्केट है भाई, अगर रेगुलेट ही अच्छे से नहीं होगा, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन ही नहीं होगी, ठीक है, तो फिर इन्वेस्टर क्यों लगाएगा पैसे यहाँ, बताइए। ठीक है ना, तो ऐसा। तो नीड फॉर रेगुलेटर्स इन द कैपिटल मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट्स आर रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द सेबी एंड द आरबीआई। तो कैपिटल मार्केट में देखो आप, सेबी सर, आरबीआई कहाँ से आ गई, बिल्कुल आई। अब कैपिटल मार्केट में दोनों ही आती हैं भाई, मनी मार्केट भी आती है, तो मनी मार्केट आ गई, आरबीआई आ गई। उसके अलावा कैपिटल मार्केट ही लगा लीजिए। मान लो कैपिटल मार्केट में अगर हम एडीआर से पैसा रेज करना चाहते हैं, जीडीआर से रेज करना चाहते हैं, एफसीईबी से रेज करना चाहते हैं, तो खाली सिक्योरिटी मार्केट की बात थोड़ी ना हो रही है, तो कैपिटल मार्केट की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा, तो वहां तो फिर आरबीआई आएगी क्योंकि पैसा फॉरेन करेंसी में आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये कहते हैं कि इनका एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैपिटल मार्केट डिवीजन। ठीक है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है, ठीक है, कैपिटल मार्केट को थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैपिटल मार्केट डिवीजन। द डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज रिलेटेड टू द ऑर्डरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। तो सिक्योरिटीज मार्केट की जो ऑर्डरली ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज है ये डिवीजन तैयार करता है, ठीक है। जैसे शेयर डेट डेरिवेटिव्स हैं, एज वेल एज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। पर्टिकुलरली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी? एक तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो गई इन द सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। दूसरा बिल्डिंग रेगुलेटरी एंड मार्केट इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रेंथनिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, प्रोवाइडिंग एफिशिएंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब एक तो पॉलिसीज बना के देखना, पॉलिसीज बना के देना हो गया सिक्योरिटीज मार्केट के रिगार्डिंग, और जो इसका इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि सेबी का मान लीजिए, सेबी की ही आगे ऑर्डरली ग्रोथ करनी है, सेबी को ही और एक्सपेंड करना है, ठीक है। उसका जो लेजिस्लेटिव दायरा बढ़ाना है उसके रिगार्डिंग हो गया, ठीक है। एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना सिक्योरिटीज मार्केट को। और सेबी का आपको पता ही है, हम पढ़ के आए हैं सारा, वही रिपीट है यहाँ पे, ठीक है। सेबी क्या है, एक स्टैट्यूटरी पावर दी गई है और ये देखता है कि वही इन्वेस्टर जो भी रेगुलेशन बने हुए हैं, जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, क्या कंपनी उसी के दायरे में काम कर रही हैं, ठीक है। तो इनका जो मेन मकसद अभी हम पढ़ के आए, ठीक है, वही तीन। एक तो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, सिक्योरिटीज मार्केट की डेवलपमेंट की प्रमोशन के लिए काम करना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इन द सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। सेबी एक वॉच डॉग की तरह काम करता है कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट, जैसे ये मैंने बताया कि एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, ब्रोकर है, अंडरराइटर्स है, मर्चेंट बैंकर्स है, सबके लिए, ठीक है। एंड मेन पर्पस जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि जो फाइनेंशियल मार्केट एंथुसियास्टिस्ट हैं, यानी जो पैसा लगाना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, उनकी स्मूथ फंक्शनिंग मिले, स्मूथ एक प्लेटफॉर्म मिले, लोग क्या है कि सिक्योरिटी मार्केट में एफिशिएंटली, ठीक है, पैसा लगा सकें, बेच सकें, सब, ठीक है, उनके प्लेटफॉर्म मिले। To ensure this, three main participants of financial market should be taken care of, that is issuer of securities, companies, investor, आप जैसे मेरे जैसे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ब्रोकर, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो तीन मेन मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, एक पैसा रेज करने वाले, दूसरा पैसा लगाने वाले, और तीसरे जो बीच में इंटरमीडियरीज हैं, जैसे ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, ठीक है, अंडरराइटर्स वगैरह हो गए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। ये हम QIB करते हैं, इसके बाद एक छोटा सा एक वीडियो और बनेगी जिसमें, ठीक है, हम कवर करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट QIB, मैंने आपको बताया था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या होते हैं। देखिए अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जब कोई कंपनी इशू लेके आती है, लेट सपोज कोई कंपनी IPO लेके आ रही है, उसके इन्वेस्टर पता है कौन से होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं। एक सबसे छोटे RII, दूसरा NII, तीसरा QIB। IIC क्या है? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है। NII क्या है? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। QIB क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। देखो RII क्या है? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल आप जैसे मेरे जैसे, और हैं क्या? रिटेल। सर पैसे कैसे पता लगेगा? आप 5 लाख लगाते हो, मैं 2 लाख लगा रहा हूँ, वो 1 लाख लगा रहा है, ठीक है। तो जिसकी जो एप्लीकेशन मनी है, जिसकी एप्लीकेशन मनी है वो कितनी है? तो IPO वगैरह आता है अप टू 2 लाख है, अप टू ₹2 लाख। तो जिसकी एप्लीकेशन मनी 2 लाख रुपए तक है उसे हम क्या बोलेंगे? RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। QIB हम अभी पढ़ने लगे, मैंने बताया भी है, म्यूचुअल फंड है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, बैंक्स हैं, ठीक है, NBFCs हैं, तो QIB में आते हैं बड़े बड़े संस्थागत निवेशक, संस्थान है जो, ठीक है, बैंक्स वगैरह। बाकी सब किस में आ जाएगा? NII में। तो RII में नहीं आएगा, QIB में नहीं आएगा, किस में आएगा? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे मान लीजिए जिसने किसने 5 लाख रुपए लगाया, मैंने 5 लाख की एप्लीकेशन मनी लगाई ना, तो मैं QIB में आता हूँ, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं कौन सा कोई इंस्टीट्यूशनल बायर हूँ, ठीक है। तो रिटेल में मैं आया ना, तो कहाँ पे आऊँगा? यहाँ पे आ जाऊँगा ऐसे, ठीक है ना। चलिए QIB क्या है यहाँ पे? कहते हैं कि
पढ़ेंगे सेबी आईसीडी या रेगुलेशन सिलेबस में हमारा। क्यूआईबी में क्या कहता है, म्यूचुअल फंड आगे भाई, ठीक है, हम जैसे पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड आगे कंपनीज के शेयर खरीदती हैं, ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड है, ठीक है, एआईएफ हो गया, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं। एक्चुअली जो एआईएफ हम पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उसी के अंडर ही आ जाते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल फंड वगैरह, ठीक है। और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर लिस्टेड विद सेबी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पहले एफआईआई बोलते थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अब इसे बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। अदर देन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फैमिली ऑफिसेस, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, और इंडिविजुअल्स वगैरह को छोड़ के, क्योंकि इंडिविजुअल फिर वो इंस्टीट्यूशनल थोड़ी ना रह जाएंगे, या शब्द क्या यूज होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इंस्टीट्यूशन क्या होता है, बैंक प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और हम तो एक इंडिविजुअल्स हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जैसे मान लीजिए बाहर के बैंक्स हैं, विदेशों के बैंक्स हैं, विदेशों के म्यूचुअल फंड्स हैं, विदेशों की बैंक मतलब अपना इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो पैसा यहाँ लगाती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। बाहर का कोई इंडिविजुअल यहाँ पैसा लगाता है, ठीक है, वो भी इन्वेस्टर है, ठीक है, बट वो फॉरेन पोर्टफोलियो में नहीं आता, वो किस में आएगा, एनआईआई में आ जाएगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है अदर देन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फैमिली ऑफिसेस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बैंक्स हो गए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड। तब अगर इनका जो मिनिमम कॉर्पस है, मिनिमम फंड है इनके पास, वो कितना है, एटलीस्ट 25 करोड़ है, ठीक है। अगर सर 25 से नीचे होगा तो क्या होगा, फिर वो एनआईआई में चले जाएंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज बाय आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया। फिर है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, क्यूआईबीज हैं, इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्यूआईबीज में क्या आया, देखो सबसे पहले तो आप याद रखिए, सिंपल इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में याद रख लीजिए। अब इंश्योरेंस कंपनीज 3 तरह की याद रखना, इसमें 3 तरह के लेवल्स हैं, 1 2 3। तो क्या मतलब, एक जो रजिस्टर्ड है अंडर इरडा, वो इंश्योरेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा कौन है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी जो सेटअप है एंड मैनेज बाय, ठीक है, 3 लेवल, एक आर्मी है, एक, ठीक है, ऊपर हो गया, एक पानी में हो गया, ठीक है, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ठीक है। तो एक किस में आ गई, आर्मी में या नेवी के अंडर है, या, ठीक है, एयरफोर्स, ठीक है जी, इनके द्वारा कोई इंश्योरेंस फंड है, ठीक है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, अपना कोई इनका इंश्योरेंस फंड है जिसे ये सेटअप करते हैं, मैनेज करते हैं। उसके अलावा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो क्या है, इरडा के अंडर आती हैं, ठीक है। एक लास्ट है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, एक इंश्योरेंस फंड जो सेटअप किया गया है, मैनेज हो रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो सीजी के अंडर आता है, ठीक है ना, ये क्लियर है। तो 3 पॉइंट तो आपके यहीं से कवर हो गए एक बार में, इंश्योरेंस कंपनी वाले, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो एनबीएफसीज हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज हो गए इसमें, ठीक है। उसके अलावा क्या था, बैंक्स हो गए आपके, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। ये 2 इकट्ठे हो गए, पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड। पेंशन फंड है, प्रोविडेंट फंड है, याद रखिएगा ये तब कवर होंगे अगर इनका कॉर्पस जो है वो 25 CR से ज़्यादा है। कॉर्पस जो है इनका क्या है, कॉर्पस 25 CR से ज़्यादा है। उसके अलावा जो पता ही है, एआईएफ हो गया, वेंचर कैपिटल फंड है या फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड है, ठीक है, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड हो गए, या वीसीएफ हो गया, वेंचर कैपिटल फंड हो गया, एआईएफ हो गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गए, ठीक है, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गया। और इसमें इंडिविजुअल्स नहीं आएंगे, इंडिविजुअल्स या कंपनीज नहीं इसमें आएंगी, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिटेल में पढ़ेंगे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स,
ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, इस सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए बेटा, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। ठीक है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस चैप्टर से ये हमारा बेस बनेगा। पहला और दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से आपका पूरा फुल फ्लैट बेस बनेगा। ठीक है जी, इस क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।